हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पीरियोडिक प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक में, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 हो चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हमने बात की थी और आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही आगे बढ़ाएंगे, विद्युत ऋणता को। इसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ इसमें है। अंत तक बने रहिए और देखिए और लाइक बटन दबा दो शुरू में ही। ठीक है, अगर बेकार लगे तो उसको डिसलाइक कर देना, मतलब लाइक को हटा देना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलो, तो मजाक वाली बात हो गई। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एप्लीकेशन पार्ट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से मतलब प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, लास्ट तक जाएं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। इसके बाद शायद हमारा एक लेक्चर और बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसका ज्ञात करने की विधियां। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए लीड लगा के स्टार्ट हो जाते हैं। लगा लीजिए लीड, अकेले में जाके कहीं बैठ जाइए तो ज्यादा मजा आने वाला है बजाय किसी के साथ देखने में। ठीक है, अकेले में जाके पेन कॉपी लेके रफ में जहाँ पे भी लिखते हैं, फिर उसके बाद नोट्स बनाइए, खुद नोट्स डाल ही देंगे अजय सर ने जैसा बताया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ईएन। पहला, अगर हम एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। ठीक है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले है बंध की प्रकृति, द नेचर ऑफ बॉन्ड। बंध की प्रकृति, मैं क्या बोल रहा हूं, बीएससी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से अगर कोई बच्चा इसको कंपटीशन वाला भी देख रहा है तो ये नीट वगैरह के एग्जाम में भी वेरी वेरी हेल्पफुल है। क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, बीएससी तो हमारे जो आप इसमें बहुत अच्छी चीज सीखेंगे जो आप 11th 12th में नहीं सीख के आए, स्पेशली बीएससी वाले बच्चों को बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट ईयर वालों को, तो वो भी इसको अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक बहुत बड़ी बढ़िया चीजें हैं। द नेचर ऑफ बॉन्ड, बंध की प्रकृति क्या क्या है तो बताते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या लिखेंगे, बंधित परमाणुओं, बंधित परमाणुओं की ईएन में, ईएन का मतलब तो जानते हैं विद्युत ऋणता में, ईएन में अंतर के आधार पर, बंध निम्न प्रकृति के होते हैं। जनरली कौन से, सहसंयोजक और आयनिक। लेकिन कैसे पहचाने, विद्युत ऋणता के आधार पर कैसे पहचाने। ठीक है, मैंने एक पहले एक रिलेशन पढ़ाया हुआ है प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने का। ठीक है, यहां पे भी लिख रहा हूं, मैंने पहले भी इसको पढ़ा चुका हूं, मुझे ऐसा याद है। किसी बंध में प्रतिशत आयनिक गुण कैसे निकालो, उसमें मतलब उसमें आयनिक नेचर क्या है, कितने परसेंटेज है। ठीक है, तो कैसे निकालें, इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का होल स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा EN यहाँ क्या है, विद्युत ऋणता में अंतर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिशत आयनिक गुण उसमें निकल जाएंगे भाई, इसमें कितने आयनिक नेचर और कितने कोवेलेंट या सहसंयोजक है। ठीक है, जितने आयनिक होंगे उसको 100 में से घटा दो तो वो कोवेलेंट आ जाएंगे, सहसंयोजक। ये इसका ये डेल्टा EN का क्या है, डेल्टा EN है परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। ठीक है, EN में अंतर, EN का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। ठीक है, EN में अंतर। इसके आधार पे स्पीक न्यूमेरिकल भी बनता है। पीएससी में हमसे नहीं पूछेगा कि आपको क्या करेगा, 2 एटम दे देगा, मैं बता, जैसे HF दे देगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड दे देगा आपको। ठीक है, और पूछेगा इसमें कितने परसेंटेज आयनिक लक्षण है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी EN दे देगा, यहाँ आपको पता होनी चाहिए, बता चुका हूं मैं। और इसकी जो होती है 4, तो इसका अंतर यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ अंतर का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और सारी 16 और 3.5 तो सेम ही है, कॉन्स्टेंट तो यहीं रहेंगी। उसमें क्या आ जाएंगे पता कि भाई इतने, इसमें कितने परसेंटेज आयनिक गुण है वो आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे स्पीक न्यूमेरिकल बन सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हो भी जाएगा आराम से। इसके आधार पर क्या कैलकुलेट, ये दिया था सुमकर स्टीवेंसन नामक साइंटिस्टों ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था ये फॉर्मूला, सुमेकर या सुमकर और स्टीवेंसन ने। कभी कभार पूछ लेता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, इसके आधार पर साइंटिस्ट थे हैनी और स्मिथ। उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि यदि 2 एटम है जैसे A एंड B, ठीक है, उनकी विद्युत ऋणता में क्या मान रहा हूं, XA और XB। ठीक है, जो भी है मान लिया मैंने। बंध की प्रकृति को इससे कैसे बताते हैं, द नेचर ऑफ बॉन्ड, कि यदि एटम A जिसकी विद्युत ऋणता मैंने क्या मान रखी है, XA, वह
एक्स बी कि जो EN में जो अंतर है, कि मैंने वो EN ही मानी, EN में अंतर कितना है, 0 है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं अंतर, EN में अंतर कितना है, 0 है। तो वो बॉन्ड 100% क्या होगा, सहसंयोजक प्रकृति का होगा। उसमें 100% कैसे लक्षण होंगे, सहसंयोजक प्रकृति का या सहसंयोजक बंध। जैसे Cl2 होता है क्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि वैसे अधातु में तो धातु में कैसा बनता है, अधातु धातु के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, तो Cl दोनों होंगे सेम होगी तो अंदर 0 ही आएगा। जैसे Br2 है ETC इस तरह, तो ये प्योर 100% कोवेलेंट यौगिक है, सहसंयोजक कंपाउंड है, सहसंयोजक मॉलिक्यूल है। यदि A और B की EN में अंतर, मैं x मानू, ये अगर होता है 1.7, विद्युत हम जानते हैं, नहीं जानेंगे तो देगा एग्जाम, हमको आनी भी चाहिए, मैं बता भी चुका हूं याद करने का तरीका जो जो इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें अंतर आता है 1.7 तो उसमें 50% तो कैसे लक्षण होंगे, आयनिक, और 50% ही कैसे होंगे, सहसंयोजक, या सहसंयोजक को इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट। ठीक है, सहसंयोजक। यदि XA और XB की, ये A है सॉरी, कि EN है, ठीक है, यानी क्यों कैसे EN माना है, ये अंतर अगर 1.7 से कम है तो उसमें कैसे गुण ज्यादा होंगे, सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे। ठीक है, और यदि XA और XB का अंतर 1.7 से ज्यादा है तो सॉरी आयनिक होंगे। ठीक है, नहीं यहां पे कमी है तो उसमें कैसे होंगे, कोवेलेंट या सहसंयोजक ही होंगे, कोवेलेंट होंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। और यदि ये 1.7 से ज्यादा है ये अंतर, ठीक है, इनका अंतर अगर 1.7 से ज्यादा है तो इसमें कैसे गुण ज्यादा होंगे, फिर वो बंध की प्रकृति कैसी होगी, आयनिक होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, आप अच्छे से देख सकते हैं। कैसे क्या करते हैं भैया, इनकी जो EN में अंतर आएगा अगर वो 0 है तो उसमें 100% कैसे गुण होंगे, सहसंयोजक। यदि वो अंतर 1.7 आता है, ये दिया था है नहीं, और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, फॉर्मूला किसने दिया था, ये सुपर स्टीवेंसन ने। निकाल भी सकते हैं, मैंने कैसे बताया आपको कि आपकी EN दे देगा दोनों की, तो आप प्रतिशत आयनिक लक्षण निकाल सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर EN में अंतर 1.7 आता है तो उसमें 50% तो आयनिक और 50% क्या है, सहसंयोजक। मतलब वो जो बंध है वो 50% तो आयनिक प्रकृति का है और 50% कैसी प्रकृति का है, कोवेलेंट प्रकृति का है। ठीक है, सहसंयोजक। यदि वो 1.7 से कम आता है अंतर तो उसमें कैसे गुण ज्यादा है, कोवेलेंट गुण ज्यादा है, या कैसे गुण ज्यादा है, सहसंयोजक गुण ज्यादा है। अगर वो 1.7 से ज्यादा आता है तो आयनिक है, और अगर 1.7 से कम आता है तो वो कोवेलेंट, और अगर 0 है तो फिर वो 100% कैसा है, कोवेलेंट है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए अच्छे से, बंध की प्रकृति को इस आधार पे बताते हैं। जैसे Cl2 है कि भैया मैं ज्ञात करता Cl2 के में कैसे गुण ज्यादा है, कोवेलेंट या क्या, तो देखो कि भैया इसमें Cl2 में है क्या, Cl और Cl, तो Cl की विद्युत 3 और Cl की कितनी होती है, 3। तो अगर मैं इनमें अंतर निकालूंगा, डेल्टा EN निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 - 3 तो 0। अगर अंतर 0 आएगा तो प्योर कैसा होगा, कोवेलेंट, इसीलिए मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, सहसंयोजक। अगर अंतर 0 आता है तो 100% कैसे लक्षण है इसमें, कोवेलेंट। क्यों, क्योंकि देखो मुझे पता है, वैसे भी बता सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो सहसंयोजक बंध है, वो धातु धातु के बीच में बनता है, और दोनों ही कौन है, नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, दोनों सेम है, तो प्योर सहसंयोजक ही है, क्योंकि धातु और धातु के बीच में कौन सा बनता है, कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, जैसे मैं निकालता कि जैसे HF बॉन्ड है, इसमें कैसे गुण ज्यादा है, आयनिक ज्यादा है, सहसंयोजक। वैसे तो सहसंयोजक यौगिक है क्योंकि फ्लोरीन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन जो चीज दिखती है वो 100% वैसी तो होती नहीं, कुछ और भी लक्षण होते हैं। तो वैसे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, पर इसमें कोवेलेंट लक्षण कितने हैं और आयनिक कितने हैं तो हम बता सकते हैं। वैसे तो इस फॉर्मूले के आधार पर बता सकते हैं हम लोग, अगर वैल्यू पूछे, और अगर ये बताना है इस आधार पर तो कैसे बताएंगे, इसकी जो EN होती है वो 2.1 होती है और इसकी कितनी होती है, 4। तो जब इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 1.9 आएगा कि नहीं आएगा, अंतर अगर 4 - ये अंतर, तो ये 1.7 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर इसको आप इसमें से घटाएंगे तो इसमें कैसे गुण ज्यादा होंगे, आयनिक गुण ज्यादा होंगे। ठीक है, तभी इस पर तो आ जाता है पार्शियली बहुत ज्यादा नेगेटिव, और इस पर पार्शियली क्या, पॉजिटिव, H+ दे देता है HF, क्योंकि इसमें आयनिक गुण थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा है। तो सहसंयोजक बंधी इनके बीच में, लेकिन उसमें आयनिक गुण ज्यादा है। किस आधार पर निकाला कि EN में अंतर अगर 1.9 आ रहा है
1.9 आएगी, इसकी 4, इसकी 2.1, तो 1.7 से ज्यादा आ रहा है अंतर, तो उसमें आयनिक गुण कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। इसीलिए इस बंध को बोला जाता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, क्योंकि इसमें ध्रुव बन जाते हैं पोल। आयनिक वही तो थे NaCl, Na+Cl-, तो वो तो प्योर आयनिक ही तो होता है, तो आयनिक का मतलब ध्रुव होते हैं उसमें, तो है तो कोवेलेंट बॉन्ड HF, क्योंकि अधातु अधातु तो नॉन मेटल, लेकिन उनमें आयनिक गुण ज्यादा है, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 से कैसा आ रहा है, ज्यादा। इसीलिए सहसंयोजक बंध को बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, आप इसको लिख ले, फिर अपन आगे बात करते हैं अगली एप्लीकेशन पे। लिखा आपने? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसको लिखो, लिख लिया है ना। अब अपन बात करते हैं अगली एप्लीकेशन में। देखो ठीक है, इसीलिए अच्छे से नोट्स बनाने, अच्छे से पढ़ना है। मेरी कोशिश यही है कि आपको बीएससी के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो केमिस्ट्री आएगी वो आपकी बीएससी के साथ साथ ही क्लियर हो। ठीक है, बीएससी का उद्देश्य तभी निकलेगा जब हम कहीं अच्छे से पढ़ के जॉब लगेंगे, कोई हमको नॉलेज होगी नहीं। बीएससी करने वाले भारत में 18 से 20 लाख बच्चे करते हैं, कुछ नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो केवल बीएससी करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य, अजय अकेडमी का उद्देश्य आपको बीएससी तो कराना ही है, लेकिन आगे के कंपटीशन से भी अवगत कराना है। ठीक है, जो हमने गलतियां कर दी 11th-12th में वो अब नहीं। सेकेंड, ऑक्साइडों की प्रकृति, द नेचर ऑफ ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। इसको समझने से पहले एक चीज बताता हूं, ऑक्साइडों की प्रकृति समझने से पहले देखो लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हैं ना, मेन चीज है समझने की सारी की सारी। अगर आप मेरी लेक्चर देख के बुक्स देखेंगे, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, एक दो बच्चों ने, सर बुक्स बिल्कुल समझ में आती है, थैंक यू। ठीक है अगर आप लेक्चर देख के आप बुक्स देखोगे ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कुछ पढ़ने में, मेरी गारंटी है। चलो एक चीज बताता हूं, जैसे ये XOH बंध है, ठीक है, ये कोई एटम है और ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये बंध यहां से कब टूटता है, यहां से कब टूटता है, H+ के रूप में कब निकलता है, OH के रूप में कब निकलता है। मुझे ये तो पक्का पता है कि बेस कौन होते हैं, 4, जो कि कौन से आयन देते हैं, OH, और अम्ल कौन होते हैं, जो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब देखो इसमें दो कंडीशन बनती हैं कि जब अगर मैं EN में अंतर X और O का ज्यादा होता है, किससे, O और H बंध से, मतलब इनमें इनकी विद्युतता में जो अंतर है वो इस बंध से ज्यादा है, तो बॉन्ड हमेशा कहां से टूटेगा, XOH कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां से टूटेगा, तो मुझे पता है कि कौन बाहर निकलेगा, OH, और अगर OH निकलेगा तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षार की भांति, क्योंकि OH वो बेस होते हैं। अगर EN में अंतर, भाई लिखो इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा अंतर XO का तो कम है, किससे, OH बंध से। इस पूरे एटम में दो तरह के बंध हैं, एक तो XO बंध है और एक OH बंध है। तो कब तो H+ निकलता है, कब OH निकलता है, वो बता रहा हूं। अगर XO का अंतर किससे कम है, OH से, तो जो XOH होगा, XOH, वो कौन सा बाहर निकलेगा, जिसमें विद्युत ऋणता में अंतर कैसा होता है, ज्यादा, वहां से बंध टूटता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की पावर, तो ऑक्सीजन ले लेगा, तो H के रूप में बाहर हो जाएगा, H+ के रूप में। तो जो H+ आयन देते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई। अब देखो ऑक्साइडों की प्रकृति का मतलब क्या है। ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, एक तो धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, और एक होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। जो अधातु जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाती है तो उनको बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड, और जब धातु ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाती है तो उसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, इनकी जो प्रकृति होती है ऑक्साइडों की, वो ऑलवेज होती है क्षारीय। अब वो क्यों होती है, ये तो हमने शायद पढ़ा होगा कि क्षारीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो पहले हम बात करते हैं धात्विक ऑक्साइड की। ठीक है, अब आप धात्विक ऑक्साइड की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड या यौगिक बनाती है उनको धात्विक ऑक्साइड कहते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। देखो कैसे, धात्विक ऑक्साइड जैसे Na2O, K2O, कोई सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, धातु में। ठीक है, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसे डिसाइड करते हैं कि जब
जब धात्विक ऑक्साइडों को जल में डाला जाता है, किसी की अगर ऑक्साइड की प्रकृति देखनी है तो जल में डाला जाता है तो ये OH आयन देते हैं। जो OH आयन देते हैं वो कौन होते हैं? क्षार। तो वो OH आयन देते क्यों हैं? ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है, तो देते क्यों हैं? एग्जाम्पल देखो, जैसे प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय में लिख दिया। अब ये होती क्यों है इस आधार पर देखेंगे। जैसे सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप देखते रहिए, है ना, मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकता। Na2O, ठीक है, इसको जब जल में डालते हैं तो ये क्या बनाता है? 2NaOH बनाता है। कैसे बनाया? देखो Na2O, दो सोडियम है, H2O तो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ था, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 क्या हो गए? सोडियम। इसीलिए क्या बन जाएगा? 2NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार होता है, OH आयन देता है। तो देता क्यों है? अब देखो, इसको मैं खोल के बनाता हूँ। N एक तरफ तो कौन है? N है, एक कौन है? ऑक्सीजन है, और एक कौन है? H। यही तो है कि नहीं? ये चीज़ यही है। सॉरी, इस लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं। यही है NaOH। तो अब ये कौन सा आयन देगा? OH आयन देगा। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, बेस। अब देता क्यों है? तो इसका मतलब जब हमने धात्विक ऑक्साइड को जल में डाला तो कौन बने? क्षार बने, तो ये बने। और ये कौन सा आयन देंगे? OH आयन देंगे। इसीलिए प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन की विद्युलता होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 2.1 और सोडियम की होती है 0.9। ठीक है, पता भी नहीं है तब ये बता सकते हैं। ऑक्सीजन की बता सकते हैं FON फोन की, फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3। ठीक है, इनकी हम बता भी सकते हैं, अगर याद नहीं है एग्जैक्ट तो हम वैसे सोच सकते हैं कि सोडियम धातु और धातुओं की विद्युलता हमेशा कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। इसीलिए धातुओं की नेचर के जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए धातुओं की क्या होती है? कम। नहीं भी पता है फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि EN में अंतर कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा? वैसे देख रहा है 3.5 में से एक तो 2.1 घटाओ, एक 3.5 में से 0.9 घटाओ, तो कौन सा अंतर ज्यादा आएगा? 0.9 घटाएंगे। और जहां में अंतर ज्यादा आएगा बंद हमेशा कहां से टूटेगा? भाई? वहीं से टूटेगा जहां से अंतर कैसा होगा? ज्यादा। इसीलिए ये बंद कहां से टूटेगा? यहाँ से। तो कौन सा आयन देगा? ये OH आयन देगा। इसीलिए Na+ होता है और OH आयन। और जो OH आयन देते हैं वो क्या है? क्षार। इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो कौन बनते हैं? क्षार। जैसे NaOH बेस बनते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? बेसिक, क्योंकि OH आयन देते हैं ऐसे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सेकंड वाले अधात्विक ऑक्साइडों को, अधात्विक ऑक्साइड कैसे? अधात्विक ऑक्साइड जैसे SO3 को मैंने जल में डाला, ठीक है, H2, और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2SO4। सल्फर ट्राइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर अधातु है और ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड है SO3। इसको जब जल में डालेंगे तो H2SO4 बनेगा। देखो 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन हो गए, 3 और 1 4 और 1 सल्फर, तो H2SO4। और हमको पता है कि H2SO4 कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, हमने पढ़ा है थोड़ा सा 11वीं में। और जो अम्ल होते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या देता है? H+ आयन देता है। अम्ल कौन होते हैं? जो H+ आयन देते हैं। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो जो अम्ल जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसीलिए जब अधात्विक ऑक्साइडों को जल में डाला जाता है तो कौन बनते हैं? अम्ल। इसीलिए इनकी अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है अधात्विक ऑक्साइडों की। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आप बता सकते थे, जैसे मेरे पास है HOCl, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है, क्लोरीन का ऑक्साइड होता है ये HOCl। तो देखो ऑक्सीजन है यहाँ पर 3.5, क्लोरीन की 3 और हाइड्रोजन की 2.1। ठीक है, तो बंद कहाँ से टूटेगा? जहाँ में EN में अंतर क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो यहाँ से टूटेगा। क्यों? क्योंकि देखो 2.1 को 3.5 में से घटाओ, एक 3 को घटाओ, तो अंतर कहाँ ज़्यादा आएगा? HO वाले में। तो ये कैसा आयन देगा? H+ देगा। इसीलिए क्लोरीन का ऑक्साइड होता है HOCl। ठीक है, तो यहाँ से H+ बाहर निकलता है। ठीक है, तो H+ बाहर निकलेगा तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। क्लोरीन का ऑक्साइड अधातु है, क्योंकि क्लोरीन क्या है? अधातु। और जब अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो अधात्विक ऑक्साइड, और जब धातु ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो धात्विक ऑक्साइड। Na2 सोडियम का ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम क्या है? धातु है। ठीक है कि नहीं? तो इसको जब जल में डालेंगे तो क्षार बनेंगे। कौन सा OH आयन देंगे?
OH माइनस आयन देंगे। ठीक है, कैसे देते हैं वो मैं ऐसे बता चुका इस आधार पर। इसको भी आप ऐसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे और इस तरीके से इनको लिखेंगे। जब अधात्विक ऑक्साइडों को जल में डाला जाता है तो क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं। जैसे SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब जल में डाला तो H2O, तो क्या बना H2SO4, और H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्ल कौन देते हैं H+। इसीलिए प्रकृति कैसी होती है अधात्विक ऑक्साइडों की, अम्लीय होती है। ठीक है, इसको आप लिखो, फिर मैं अगला बताता हूँ। आप लिखो, है ना, अच्छे से बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिखना है आपको। लिखो, लिखा आपने? ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से समझिए। धात्विक ऑक्साइडों को जब जल में डालते हैं तो कौन बनते हैं, क्षार बनते हैं। ठीक है, जैसे Na2O को जल में डाला तो कौन बना, NaOH। K2O को डालेंगे तो बनेगा KOH। ठीक है, OH, तो इसका मतलब OH निकल जाएगा। कैसे निकलता है वो भी हमने बताया कि EN में अंतर ज़्यादा होता है धातु और ऑक्सीजन बॉन्ड में, जबकि हाइड्रोजन और उसमें कैसा होता है कम, इसीलिए OH निकलता है। जबकि अधातुओं को जब डालते हैं तो बनते हैं अम्ल। जैसे SO3 को डाला तो बना H2SO4, और H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसीलिए H+ आयन देगा। तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, जबकि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। क्योंकि जब धात्विक ऑक्साइडों को जल में डालते हैं, मेटेलिक ऑक्साइडों को जल में डालते हैं तो बनते हैं बेस, और जब नॉन मेटेलिक या अधात्विक ऑक्साइड जैसे SO3, SO2 इनको जल में डालेंगे तो क्या बनेंगे, अम्ल बनेंगे। जैसे H2SO4 बना तो अम्ल वो होते हैं जो H+। ठीक है, इसीलिए अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय, जबकि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय या बेसिक। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, थर्ड वाला, बंध कोण पर प्रभाव। बंध कोण पर प्रभाव आगे भी हम पढ़ेंगे, इसको संकरण में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा यहां देख लो, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। बंध कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये हमको उसमें भी पढ़ेंगे, अगली यूनिट है हमारी जो कोवेलेंट बॉन्ड में संकरण आएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बटे साइड एटम की, जो केंद्रीय जो सेंटर में होता है उसकी, और उसके तो क्या है समानुपाती, और जो साइड में जोड़ रहे हैं उनकी होती है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइड एटम की EN का मतलब तो पता है ना, विद्युत ऋणता, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये डिब्बा बहुत काम आने वाला है। ठीक है, संक्रमण और अच्छे से इसको समझाऊंगा मैं। देखो, इसमें एक लाइन है, जिन अणुओं में संकरण अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से, जिन अणुओं में समान संकरण होता है, संकरण क्या है मैंने पहले ही थोड़ा सा बताया, आगे अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। समान संकरण होता है उनके या उसके बॉन्ड एंगलों को, बॉन्ड एंगल या बंध कोणों को एटम की या परमाणुओं की, एटम्स की विद्युत ऋणता प्रभावित करती है। ठीक है, संकरण क्या अपन अच्छे से और पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां। ठीक है, ये तो याद रहेगा ना, बॉन्ड एंगल समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता और व्युत्क्रमानुपाती साइड एटम की विद्युत ऋणता। मतलब केंद्रीय परमाणु की अगर विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और अगर साइड एटम की बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। ये तो आप याद रख सकते हैं ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं। मैं समझा और देता हूं। जैसे दो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, H2O और एक होता है OF2। ठीक है, इनमें क्या है, दोनों में संकरण होता है sp3। अपन आगे पढ़ेंगे भी कैसे होता है sp3, और इन दोनों की शेप कैसी होती है, V शेप होती है, ऐसी। जिसकी संख्या कम होती है वो हमेशा सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, तो इसमें कौन है सेंट्रल एटम, दोनों में ही ऑक्सीजन। यहाँ कौन जोड़ रहा है, फ्लोरीन, और यहाँ कौन जोड़ रहा है, फ्लोरीन। ये अलग एटम है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल, दोनों में समान संकरण है। क्यों, देखो सेम चीज आएगी। इस पे क्या होता है, दो तो लॉन पेयर आते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को बोलते हैं लॉन पेयर। तो एक लॉन पेयर, दो लॉन पेयर। ठीक है, एक बंद और एक बंद। इस पे भी वही ऑक्सीजन है, तो 4 बिंदी आएंगी, और एक बिंदी, दो बिंदियों का एक लॉन पेयर होता है, एक आगे इलेक्ट्रॉन युग्म। आगे अपन बात करेंगे, इनको लॉन पेयर बोलते हैं। तो दो लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड है। देखो दो बॉन्ड हैं, दो लॉन पेयर हैं, दो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ठीक है, ये इसका आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 और 2 4 इसमें चलेगा, और 2 इसमें दे दी बॉन्ड बनाने में। इसी प्रकार इसमें तो देखो सेम स्ट्रक्चर है, केवल एटम अलग अलग है। यहाँ कौन है, फ्लोरीन, और यहाँ कौन है, हाइड्रोजन, और यहाँ कौन है, हाइड्रोजन। इसीलिए सेम संकरण होता है sp3, और शेप कैसी होती है, V से। ठीक है, ये अपन आगे और अच्छे से बात करेंगे।
अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर इसमें जो बॉन्ड एंगल दे रखा है आप लोगों के लिए, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में ये दे रखा है θ1 और ये दे रखा है θ2, विच ऑफ द हाईएस्ट, कौन सा ज़्यादा होगा मतलब। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ किसकी EN ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है EN। अगर हम यहाँ EN की बात करें तो किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की, ठीक है, ऑक्सीजन से। सबसे यानी कि होती है फोन की, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4, 3.5 और 3, ठीक है, FON फोन, इसलिए फ्लोरीन की ज़्यादा होती है EN, तो यहाँ फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो एक तो अपन डिब्बे के आधार भी बता सकते हैं सीधा देख के कि अगर सेंट्रल एटम की EN ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, ज़्यादा। तो यहाँ सेंट्रल एटम की ज़्यादा है ना, सेंट्रल एटम कौन, ऑक्सीजन, केंद्रीय परमाणु। और यहाँ किसकी ज़्यादा है इस वाले में, साइड एटम की, जो साइड में जुड़ रहे हैं। सेंट्रल एटम वो जिसकी संख्या कम है 1 है, तो ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है दोनों में ही, केंद्रीय परमाणु। यहाँ साइड एटम की ज़्यादा है, और अगर साइड एटम की ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, कम होगा ना इन्वर्सली। तो ये तो मुझे पक्का पता चल गया कि कौन सा ज़्यादा होगा, तो θ1 इज ग्रेटर देन क्या, θ2। लेकिन होता क्यों है, ठीक है, दिख रहा है, वो तो डिब्बे से ही बता सकते हैं, जवाब प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसा इसलिए होता है, मेरी बात सुन, कि जैसे ये बॉन्ड है, 2 है ना, मैं इसको हटाता हूँ 1 सेकंड, मेरे पास ये 2 बॉन्ड हैं ऐसे, है ना, एक घेरा, बीच में ऑक्सीजन है, साइड में कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, अगर क्या होती है ऑक्सीजन की EN ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये तो दोनों हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, विद्युत ऋणता, तो खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, पास। और अगर पास आएंगे तो मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, आवेश ऋणात्मक, और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षण कैसा लगेगा, ज्यादा, तो बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, चौड़े। तो बंद कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कोण को तो बंद कोण कह रहे हैं, 2 बॉन्डों के बीच में, बंदों के बीच में, तो बंद कोण कैसा हो जाएगा, ज्यादा। अगर हम बात करें फ्लोरीन जुड़ रहा है, तो यहाँ कौन खींचेगा, ऑक्सीजन से फ्लोरीन या ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला आकर्षण ही तो क्या है, विद्युत ऋणता है। तो फ्लोरीन खींचेगा, तो जैसे ये बंद एक है और एक बंद है, यहाँ फ्लोरीन और बीच में कौन है, ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर, क्योंकि फ्लोरीन की तरफ आ जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, दूर। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण तो लगता है लेकिन कम लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, दूर हो गए। अगर कम लगेगा तो बॉन्ड दूर जाएंगे या पास में ही रहेंगे, और कम रहेगा, अगर ये बॉन्ड पास में रहेंगे, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो बंद कोण कैसा रहेगा, कम। इसीलिए θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ये ज्यादा होगा। इसीलिए जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो बंद कोण ज्यादा, और जब साइड एटम की ज्यादा होती है जैसे इसकी, तो बंद कोण कैसा होता है, कम। तो डिब्बे को याद रख सकते हैं, और मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन बताता हूं मैं, 4th वाली, ठीक है। सूत्र लिखना कि मॉलिक्यूल के सूत्र कैसे लिखें। हमेशा क्या करना है, जिसकी EN कम है उसको किस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड, और जिसकी EN ज्यादा है उसको हमेशा किस साइड लिखना है, राइट साइड। जैसे एग्जाम्पल, HF को HF ही क्यों लिखते हैं, FH क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, और जिसकी EN कम है उसको तो बाईं ओर लिखना है, लेफ्ट साइड, और जिसकी EN ज्यादा है उसको लिखना है राइट साइड। H2O, और हाइड्रोजन ही कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा। और हम लिखेंगे जैसे Cl2O, ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि भैया क्लोरीन की कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, फोन की, FON, फोन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, याद रख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया Cl2O। लेकिन हम लिखते ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ लिखते तो लिखते OF2। OF2 यहाँ क्यों लिखा, सेम ही है, देखो वही क्लोरीन, 2 फ्लोरीन, लेकिन यहाँ Cl2O लिखा और यहाँ क्या लिखा, OF2। इसलिए लिखा कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कैसी है, ज्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए जिसकी EN ज्यादा होती है उसको हमेशा राइट साइड लिखते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद कौन है, NH3। कभी कभार पूछ लेता है, NH3 में अपन NH ही लिखते हैं, जबकि लिखना कैसे चाहिए था, H3N। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कैसी है, नाइट्रोजन से कम है, लेकिन भैया फिर भी इसको ऐसे लिखते हैं, तो एक ये अपवाद है, ठीक है, NH3। वैसे क्या है कि जिसकी EN कम होती है उसको लेफ्ट साइड, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसको हमेशा क्या लिखते हैं, राइट साइड, ठीक है। तभी ऑक्सीजन के जो हेलोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन होती हैं, Cl2O और OF2। तो इसको कैसे लिखा, इसको तो Cl2O लिखा और इसको क्या लिखा, OF2। लेकिन अपन लिखते हैं Br का ऑक्साइड, ब्रोमीन का, तो इसको अपन इसको कैसे लिखते हैं, Br2O, क्योंकि ब्रोमीन की EN ऑक्सीजन से क्या होती है, कम, इसलिए इसको अपन लिखते हैं Br2O। लेकिन फ्लोरीन की ज्यादा होती है, इसलिए क्या लिखा, OF2 लिखा हमने, ठीक है। आई होप
आपको ये जो 4 एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी और बीएससी के हिसाब से भी आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, पूरा का पूरा। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए हैं, ऐसे लिखने हैं, इसको ऐसे लिखना है, लिख सकते हैं। जिसकी विद्युतता ज़्यादा होती है उसको क्या लिखते हैं, दाईं साइड, और जिसकी कम होती है उसको क्या लिखते हैं, बाईं साइड, ठीक है। आप एग्जाम्पल भी लिख देंगे ये, और एक इसका अपवाद भी लिख देंगे, ठीक है। आपको अच्छे से नंबर मिल भी जाएंगे। और आप जो कॉपी बना रहे हैं उसको अच्छे से बनाइए, क्योंकि वो बीएससी के बाद भी आपके बहुत ज़्यादा काम आई होगी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से देखते रहिए, खुश रहिए, अजय अकेडमी को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।